नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्था बयार के डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध करने के उद्देश्य से लाया जा रहा कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में आपके समक्ष एक संस्मरण है जो बड़ा ही रोमांचक है। और ये संस्मरण हिंदी सिनेमा जगत के लेखक और निर्देशक जो बिहार से ही जुड़े हुए हैं, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले फिल्म लेखक निर्देशक विनोद कुमार जी का है। अपने शुरुआती दौर को रंगमंच के साथ भी साझा किया है, आशीर्वाद रंगमंडल के साथ बेगूसराय में। इसके बाद आप मुंबई पहुंचे। इसके पूर्व आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से इंजीनियरिंग किया। फिर आप मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर बतौर अभिनेता फिर लेखक और निर्देशक की भूमिका में अपने आप को हिंदी सिनेमा जगत में, बॉलीवुड में स्थापित किया। मित्रों, आपको बताऊं कि विनोद कुमार जी की जो पहली हिंदी फिल्म है तुझको पुकारे, पकड़ा हुआ दुल्हा वाले कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म 2005 में आई थी। फिर उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाई टूटे ना सनहिया के डोर, जिसमें अमिया कश्यप, कुणाल सिंह, विजय भारती जैसे स्थापित कलाकार भोजपुरी के थे। इन्होंने एक मराठी फिल्म निर्देशित की है जो अभी अंडर पोस्ट प्रोडक्शन है, जिसका नाम है, हिंदी में उसे हम पालकी कहते हैं, लेकिन मराठी में उसे हम पालखी कहते हैं। जी हाँ, पालखी मराठी शीर्षक है, पालखी। इसके अलावा इन्होंने बालाजी के 10-12 सीरियल्स लगभग निर्देशित किए हैं। इन्होंने जो एक बड़ा ही रेनाउड काम किया है वो दूरदर्शन के लिए शांति सीरियल का निर्देशन। विनोद कुमार जी दीप्ति भटनागर के सीरियल कभी आवे ना जुदाई और एक डिवोशनल शो था यात्रा, इन दोनों का भी उन्होंने निर्देशन किया है। इसके साथ साथ विनोद कुमार जी भोजपुरी एक चैनल था महुआ, उसमें आप एसोसिएट क्रिएटिव थे। इन्होंने क्राइम पेट्रोल का भी निर्देशन किया है। वेब सीरीज के लिए कार्यरत हैं जो एक OTT पे आना है और अति शीघ्र हमारे सामने वो उनकी कृति, उनकी रचना, चूँकि उसके वो लेखक और निर्देशक दोनों हैं, हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो आइए फिल्म निर्देशक, लेखक विनोद कुमार जी के एक रोचक संस्मरण को सुनते हैं जिसका शीर्षक है सांड। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार सिंह, फिल्म लेखक और निर्देशक। फिलहाल मैं मुंबई में कार्यरत हूं मनोज मानव की संस्था बयार रंगमंडल, जिसके तहत वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म काव्य कथा चलाते हैं। मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मनोज मानव और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नंदनवन और उसके आसपास के इलाके में अब शांति थी, क्योंकि उत्पात मचाने वाला सांड पकड़ा जा चुका था।
लेकिन मेरा मन अभी भी उदास था, क्योंकि उसे रस्सियों से बांध लेने के बाद लोगों ने उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। इसी बीच मुझे एक और सांड से जुड़ी घटना याद आ गई। नागपुर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर सावनेर रोड पर एक गांव है आदासा। यहाँ गणपति का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे विदर्भ के अष्टविनायक के रूप में जाना जाता है। लगभग 11 फीट ऊंची मूर्ति है विघ्नहर्ता गणेश की, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिंगल स्टोन से बनी गणेश की ये प्रतिमा स्वयंभू प्रतिमा है। ध्यान रहे, ये विनोद कुमार जी के संस्मरण है, यानी जो भी इसमें कहा जा रहा है वो विनोद कुमार जी की बातें हैं। हम लोग वहाँ एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने गए थे। बैंक कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता शैल जैमिनी मैडम उस फिल्म में एक पागल औरत का किरदार निभा रही थी। उनकी एक खासियत थी कि जिस किरदार को भी वो करती थी उसमें इतना डूब जाती थी कि वो रियल लगने लगता था। उस दिन जब वो पागल बनकर निकली तो गांव के छोटे बच्चे तो उन्हें देखकर जैसे भागने लग गए। उन्होंने अभी कुछ शॉट्स दिए ही थे कि अचानक मैंने देखा एक सांड हमारे शूटिंग एरिया के बिल्कुल पास आकर शैल मैडम की तरफ गुस्से से देखकर फुफकार मार रहा था। मेरी निगाह उसकी तरफ गई। मैंने देखा वो धीरे धीरे मैडम की तरफ बढ़ रहा था। मैंने तुरंत लोगों को अलर्ट किया और मैडम को बोला, भागिए यहां से। तब तक एक लोकल बंदा जिसने हमारी शूटिंग अरेंज कराई थी वो सांड को भगाने गया। सांड इतने गुस्से में था कि उसने उस आदमी को उठाकर ही पटक दिया और सबको छोड़ मैडम की तरफ दौड़ने लगा। मैडम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मैडम जिधर जिधर भाग रही थी वो सांड उनके पीछे पीछे उधर उधर जा रहा था। सांड के गुस्से को देखकर लगा कि आज अगर मैडम उसकी चपेट में आ गई तो वो उनका काम तो तमाम कर ही देगा। दौड़ते दौड़ते मैं भी मैडम के पास पहुंच गया और उन्हें कहा, तुरंत गणपति मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाइए। वो वहां तक आ गई, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दौड़ने की वजह से उनकी सांसें चढ़ गई थी और सांड के डर के मारे वो बेहोश हो गई। मैंने देखा अब अगर एक पल भी देरी हुई तो सांड उन्हें मार डालेगा, इसलिए बिना समय गंवाए मैं तुरंत उन्हें उसी हालत में सीढ़ियों से ऊपर खींच लिया। जैसे ही उन्हें ऊपर की तरफ खींचा कि सांड भी सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन वो ऊपर नहीं आया, वहीं गुस्से से खड़ा फुफकारता रहा। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास बल्कि उसके आसपास से भी गुजरे। शैल मैडम को थोड़ी देर बाद होश आ गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सांड अभी भी सीढ़ियों पर ही खड़ा है तो उनकी हालत तो खराब हो गई। हम लोग पूरे दिन उसी गणेश मंदिर में गणपति के पास बैठे रहे। मंदिर से निकलकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो मंदिर लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की पर वो सांड वहां से हिला तक नहीं। सुबह से शाम हो गई मगर वो सांड वहीं खड़ा रहा। लोगों ने पुलिस भी बुला लिया, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस सांड को वहां से हटा सके। पूरे दिन गणपति के दर्शन को आने वाले लोग लौटकर चले गए। शाम हो गई। मैडम ने डायरेक्टर से कहा कि अब वो इस हालत में नहीं है कि सांड के जाने के बाद भी यहाँ पर शूट कर पाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि अगर सांड यहाँ से नहीं गया तो हम लोग निकलेंगे कैसे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैडम का गेटअप किसी आदमी को देकर उसे सांड के पास ले जाया जाए। अगर सांड उस पर रिएक्ट करता है तो वह तेजी से दौड़कर वहां से भागेगा और सांड उसके पीछे पीछे। आइडिया तो सबको पसंद आ गया, लेकिन ये करेगा कौन। हर किसी की हिम्मत जवाब दे गई। सबने अपनी नजरें झुका ली। मंदिर के परिसर में हम लोग बंधक की तरह पड़े हुए थे। बीच में वो सांड खड़ा था और दूसरी तरफ पुलिस और पूरा गांव। मैंने लोगों से कहा, अगर हम लोग रात भर भी बैठे रहेंगे तो भी ये सांड जाता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना था। कोई बोलता था मैं तेजी से दौड़ नहीं सकता, कोई कहता पैर में चोट लगी है। फिर मैंने बिना समय गवाए मैडम को बोला, आप मेरे साथ आइए। मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा था। मैंने पुजारी से बोला कि प्लीज आप वो कमरा खोल दीजिए। उन्होंने खोल भी दिया। भलमानस आदमी थे। मैंने अपने कपड़े उतारे और मैडम को बोला कि आप अंदर जाकर मेरे कपड़े पहन लीजिए और अपनी ये ब्लू रंग की साड़ी मुझे दे दीजिए। मैडम कहने लगी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसमें तुम्हारे जान को खतरा है।
मैंने कहा, मैडम मुझे लगता है कि मैं शायद ये कर पाऊंगा और हम सब यहाँ से वापस घर जा सकें। जैसे जैसे रात बढ़ेगी मैडम, सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए रात होने से पहले ये करना जरूरी है। मैडम ने मेरी बात को समझते हुए मेरे कपड़े पहन लिए और अपनी साड़ी उन्होंने मुझे पहना दी। मैंने उनके वो नकली बाल भी लगा लिए, काला पीला थोड़ा मेकअप भी कर लिया। अब समय था असली खेल का। मैडम ने एक बार फिर कहा, देख विनोद, अपनी जान जोखिम में मत डाल। डायरेक्टर भी मुझे समझाने लगे। मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं होगा सर, बचपन से अभी तक तो भागते दौड़ते ही चले आए हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। मैं सबसे पहले उस सांड के पास जाऊंगा, अगर वो मुझे देखकर रिएक्ट किया तो हमारा काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो गणपति बप्पा मोरया। अगर सांड मुझ पर रिएक्ट किया तो मैं उसे अपने पीछे भगाऊंगा। तब तक आप लोग गाड़ी में बैठकर आ जाइएगा और गाड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे चलते रहिएगा। सिचुएशन देखकर मैं भी उसमें बैठ जाऊंगा। मैं चला तो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और सांड की जो स्थिति देख रही थी, तो उस सिचुएशन को देखकर मेरी भी हालत खराब होने लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बहादुरी की बात करने और बहादुरी दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने गणपति बप्पा को प्रणाम किया और कहा, पहले दिन भी मुश्किल की घड़ी में तुमने ही मेरी मदद की थी गणपति, आज भी संभाल लेना। मैं जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उस पार खड़े लोग चिल्ला रहे थे, अरे क्या करने जा रहे हो। मैंने तब तक देखा कि सांड ने मुझे नोटिस किया और पब्लिक की तरफ से घूमकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे उसकी तरफ बढ़ने लग गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सांड का गुस्सा भी बढ़ रहा था। वो भी धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अचानक अपनी दिशा बदल दी और पलटकर दूसरी तरफ तेजी से भागने लगा। सांड भी बहुत तेजी से मुड़ा और मेरे पीछे भागने लगा। भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि यह सड़क तो सीधी और सपाट है और लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। मैंने तो कहा कि ओह, मैं तो फंस गया। अब तो मेरे पास सिवाय भागने के और कोई चारा भी नहीं। उस साड़ी में मेरे लिए दौड़ना, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा। सांड मेरे करीब आता जा रहा था। तभी सड़क के किनारे एक पेड़ दिखा जो सड़क के लेवल से थोड़ी नीची थी और उसकी एक डाली पकड़कर रेलिंग को टच कर रही थी। मैं तुरंत उस पर कूद पड़ा और पेड़ पर जाकर चढ़ गया। देखा सांड भी वहां तक आ गया। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद मैंने उस साड़ी को अपने शरीर से उतारा और धीरे धीरे पेड़ की डाली के नीचे लटका दिया। सांड गुस्से में उस साड़ी पर अपना सर मारने का प्रयास करने लगा। मैं सावधानी से पेड़ की उस डाली पर चढ़कर धीरे धीरे सड़क की तरफ बनी रेलिंग पर जाकर उतर गया। बचपन में आम और अमरूद के पेड़ पर चढ़कर फल चुरा करके और खाने की जो ट्रेनिंग हमने पाई थी, आज यहाँ काम आ गई। अंधेरा पड़ने लगा था और मैं चड्डी में वहीं सड़क पर अकेला खड़ा था, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। जैसे ही गाड़ी आई, मैं उसमें बैठा और गाड़ी लेकर हम वहां से निकल पड़े। मैडम मेरे बगल में बैठी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और धन्यवाद बोला। कहा, तुमने आज मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जान बचा दी। मैंने कहा, मैंने नहीं मैडम, गणपति बप्पा ने। उनकी मंदिर पर थे इसलिए उन्होंने यह राह दिखाई। मैंने देखा मैडम अब भी कांप रही थी। मैंने कहा, आप जिंदगी में दोबारा कभी पागल का रोल मत करिएगा और किया भी तो ब्लू साड़ी मत पहनिएगा। मैडम हंसने लगी और कहा, शायद उस सांड के साथ कोई हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसे उस कलर की साड़ी और वो पागल का गेटअप उसके दिमाग में बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। आज भी जब कभी मैडम मिलती हैं तो उस घटना को याद करके हम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि विनोद कुमार जी के जीवन का ये संस्मरण आपको काफ़ी रोचक लगा होगा। मित्रों, हम ऐसे ही रोचक संस्मरण जो आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं, हम अपने काव्य कथा में उसे भी आमंत्रित करते हैं। आप उसे स्वयं रिकॉर्ड करके इसी तरह से लैंडस्केप में करके इसी फॉर्मेट में आप मुझे भेज दें, मैं यहाँ एडिट कर दूंगा। या फिर आप जिस तरह से विनोद सर ने अपना टेक्स्ट भेजा, आप अपना टेक्स्ट भी भेज दें
उसकी रिकॉर्डिंग करके और बजाते आपके प्रोफाइल के साथ अपने इस कार्यक्रम में उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आप भेजिए अपनी तमाम रचनाएं, चाहे वो संस्मरण हो, काव्य हो, कथा हो, कविता हो, जो भी आप लिखते हैं, एक बेहतर प्रस्तुति आपको लगे तो हमें भेजिए, हम निश्चित उसका सम्मान करेंगे। काव्य कथा में जो प्रस्तुति आपके समक्ष हमने साझा किया वो आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। खुलता आसमां को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुछ भी हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी पहुंच, हमारी बातें जो समाज की समृद्धता के लिए है, उसकी सफलता के लिए है, उसकी नैतिकता के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। तो उम्मीद है आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा, आप अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर देंगे। तो इन तमाम उम्मीदों के साथ आपका दोस्त मनोज मानव लेता है आज के इस अंक से विदा। नमस्कार।